हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पावर प्लांट्स के बारे में। अब देखो हमें तो सिलेबस में बहुत सारे पावर प्लांट्स दिए हैं। थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, देन सोलर पावर प्लांट, जियोथर्मल पावर प्लांट, also other power plants such as hydraulic power plant, then geothermal power plant. So first we will discuss some basic theory of power plant for स्टीम पावर प्लांट। ओके, तो स्टीम पावर प्लांट के लिए कुछ थ्योरी देखेंगे। एक बार वो थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हर एक पावर प्लांट में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है उस पर डिस्कस करेंगे। फिर उसके एडवांटेजेस क्या हो गए, डिसएडवांटेजेस क्या हो गए, इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले ब्लॉक डायग्राम ऑफ एनी पावर प्लांट। तो यहाँ पे देखो, पहला कंपोनेंट है हीट एडिशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाटर को हीट सप्लाई करेंगे। फिर वो जो इनपुट उनका उसका जो होगा वो होगा वाटर, एग्जिट होगा हाई प्रेशर स्टीम। अब फिर वो स्टीम हम किसको सप्लाई करेंगे, टरबाइन को। ठीक है, टरबाइन को सप्लाई करेंगे। फिर टरबाइन कन्वर्ट्स दिस स्टीम एनर्जी इनटू shaft power, and that shaft power is this shaft is connected to generator and generator will generate electricity। ठीक है, तो क्या यहाँ पे क्या होगा कि हाई प्रेशर स्टीम हम अप्लाई करेंगे। किसको अप्लाई करेंगे, टरबाइन को। तो टरबाइन क्या होगा, रोटेट होगा और वो एनर्जी जनरेटर को, यानी कि शाफ्ट पावर जनरेटर को अप्लाई करेगा। फिर जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, उसको हम सप्लाई करेंगे। तो इस ब्लॉक डायग्राम में फर्स्ट टू कंपोनेंट है, थ्री कंपोनेंट्स है। फर्स्ट हीट एडिशन डिवाइस, कोई भी हीट एडिशन डिवाइस हो सकता है। आगे आगे हम देखेंगे। अगर थर्मल पावर प्लांट है तो हीट एडिशन डिवाइस होगा अपना बॉयलर। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, जियोथर्मल पावर प्लांट है तो जियोथर्मल एनर्जी वी आर यूजिंग टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। फिर वो स्टीम कहाँ जाएगी, टरबाइन में। टरबाइन converts this steam energy into shaft power or mechanical energy. This mechanical energy is transferred to the generator. Generator will rotate and it will converts this rotational energy, or we can say shaft power, into electrical energy. फिर टरबाइन से देखो, अब टरबाइन से जो जो भी स्टीम आएगी, कुछ स्टीम कन्वर्ट होगी वाटर में पूरी की पूरी, उसमें फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम एज इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम रहेगी, भले ही उसका प्रेशर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ होगा, लेकिन क्या होगा, वो इसमें ही होगा। मीन्स उसमें स्टीम भी होगी और वाटर भी होगा। सच अ स्टीम इज नोन एज वेट स्टीम। तो ये वेट स्टीम हम क्या करेंगे, उसको कूल करना पड़ेगा, तो उसको हम सप्लाई करेंगे कंडेंसर को। फिर कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंसर विल कूल डाउन द स्टीम, और वी कैन से कन्वर्ट द स्टीम इनटू वाटर। और फिर वो वाटर फिर हम क्या करेंगे, फीड पंप को सप्लाई करेंगे। वो जो वाटर होगा, अब टरबाइन में क्या होगा, प्रेशर भी डिक्रीज होगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन हमें पता है एज एज प्रेशर इंक्रीजेस, लेटेंट हीट ऑफ एडिशन, यानी कि वाटर से स्टीम में कन्वर्जन होने के लिए जो रिक्वायरमेंट ऑफ हीट सप्लाई होता है ना, वो रिड्यूस होता है। किससे, प्रेशर इंक्रीज करने से। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, ये जो लो प्रेशर स्टीम है, ये जो यहाँ पे लो प्रेशर स्टीम है, ये देखो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर वाटर होगा, सॉरी लो प्रेशर वाटर। ये जो लो प्रेशर वाटर है उसको हम फीड पंप से उसका प्रेशर इंक्रीज करेंगे, और दिस प्रेशराइज वाटर वी सप्लाई टू द हीट एडिशन डिवाइस। ठीक है, तो बेसिक ब्लॉक डायग्राम सेम रहेगी हर एक स्टीम पावर प्लांट में। ये जो बेसिक डायग्राम है वो सेम रहेगी। चार मेन कंपोनेंट है, एक फीड पंप, हीट एडिशन डिवाइस, turbine and condenser. Turbine converts steam energy into mechanical energy, and that mechanical energy is supplied to the generator. Generator will converts this mechanical energy to electrical energy. Condenser का काम क्या है, अब जो steam और water यहाँ से जो आएगा वो क्या होगा, wet steam, यानी कि steam mixture of steam and water। वो कम प्रेशर पे होगा, क्या होगा, हाई प्रेशर से टरबाइन पे अप्लाई होगा, टरबाइन कुछ एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेगा, तो ये जो स्टीम होगी वो क्या होगी, लो प्रेशर वेट स्टीम होगी, लो प्रेशर वेट स्टीम। फिर वो कंडेंसर में जाएगी, तो वो क्या होगी, वेट स्टीम का कन्वर्जन किसमें होगा, वाटर। बट ये वाटर क्या होगा, लो प्रेशर,
लो प्रेशर, ठीक है, ये होगा लो प्रेशर वाटर। फिर ये लो प्रेशर वाटर किसमें कन्वर्ट हो, पंप में सप्लाई करेंगे तो पंप विल इंक्रीज इट्स pressure, so this water is high pressure water. This high pressure water is supplied to the heat addition device and here heat is added into the water. अब हाई प्रेशर हम क्यों इंक्रीज करते हैं समझ में आया, क्योंकि हमें क्या करना है उसका, as heat pressure increases, requirement of heat to convert from water to steam is reduces, so we use here feed pump, ठीक है। बेसिक डायग्राम सबको समझ में आई। यहाँ पे देखो हीट एनर्जी यानी कि हीट एडिशन डिवाइस क्या करेगा, हीट एनर्जी को हीट सप्लाई करेगा, वो स्टीम हम किस पे, टरबाइन पे अप्लाई करेगा, तो टरबाइन क्या करेगा उसको, टरबाइन विल कन्वर्ट इट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, फिर दिस मैकेनिकल एनर्जी इज सप्लाई टू द जनरेटर एंड जनरेटर विल कन्वर्ट क्रिएट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम दैट मैकेनिकल एनर्जी। दिस इज बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ एनी पावर प्लांट, एनी स्टीम पावर प्लांट, रिमेंबर एनी स्टीम पावर प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फॉर थर्मल पावर प्लांट हियर कम्स बॉयलर, हम हीट एडिशन डिवाइस किससे रिप्लेस करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, बॉयलर से। फिर देखो सेम चीज हो रही है, बाकी के कंपोनेंट कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं। बॉयलर में क्या होगा, हाई प्रेशर वाटर से हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्जन होगा, एक बार हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्जन हुआ तो ये हाई प्रेशर स्टीम हम सप्लाई करेंगे किसको, टरबाइन को, टरबाइन कन्वर्ट्स दिस हाई प्रेशर स्टीम इनटू लो प्रेशर वेट स्टीम, ठीक है, लो प्रेशर वेट स्टीम। अब लो प्रेशर वेट स्टीम मतलब कि उसका प्रेशर भी कुछ कुछ अमाउंट में कम होगा और उसमें टेम्परेचर भी चेंज होगा, तो वो वेट स्टीम होगी, यानी कि उसमें क्या होगा, स्टीम एज वेल एज वाटर दोनों का मिक्सचर। फिर ये एनर्जी कहाँ पे होगी, जनरेटर को सप्लाई करेंगे, जनरेटर क्या करेगा, जनरेटर विल कन्वर्ट दिस मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है। बेसिक ब्लॉक डायग्राम में कुछ चेंजेस है, कुछ नहीं, बस हीट एडिशन डिवाइस रिप्लेस हुआ है बॉयलर से, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो इसका एक्चुअल थर्मल पावर प्लांट का डायग्राम। इसमें बेसिक कंपोनेंट देखो, यहाँ पे क्या है, ये पूरा की पूरा बॉयलर है, बॉयलर से हीट कहाँ पे जा रही है, सॉरी सुपर हीटेड स्टीम कहाँ जा रही है, स्टीम टरबाइन में, फिर स्टीम टरबाइन क्रिएट्स मैकेनिकल एनर्जी और शाफ्ट पावर दैट विल बी सप्लाई टू द जनरेटर। फिर जो स्टीम बाकी बचेगी उस स्टीम में भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वो सप्लाई होगी कहाँ पे, कंडेंसर में। अब देखो कंडेंसर को एक्सटेंशन लगाया है, क्या क्या है, कूलिंग टावर और एयर कूलिंग टावर। एयर कूलिंग टावर क्यों, कहीं कहीं जगहों पे सिर्फ कंडेंसर दिया होगा, कहीं पे आपको बोला होगा कि कूलिंग टावर यूज किया है। अब आप बताओ कूलिंग टावर की जरूरत क्यों होगी, देखो अगर आपको नेचुरल कूलिंग करना है कूलिंग टावर की जरूरत होगी, यानी कि एयर कूल करना है। जब आपको फोर्स कूलिंग कर रहे हो, यानी कि कोई फैन वैन लगा के कूलिंग कर रहे हो, उस टाइम पे तो कंडेंसर में भी काम चल जाएगा, लेकिन पावर प्लांट बहुत बड़े होते हैं तो आपको उसको नेचुरल ही कूलिंग करना पड़ेगा, तो कूलिंग टावर लगाना ही पड़ेगा। दूसरी बात, अब कंडेंसर ये भी एक हीट एक्सचेंजर ही है, बट अगर हम फोर्स कूलिंग करते हैं, यानी कि वाटर ही वाटर को कूल करेगा या ऑयल वाटर को कूल करेगा, कुछ इस तरह बनाते हैं, देन वी यूज जस्ट कंडेंसर। फिर ये कंडेंसेटेड स्टीम जो है वो कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे, फिर यहाँ से पंप के थ्रू पंप कर रहे हैं, फिर वो जा रही है बॉयलर को, फिर आगे की प्रोसेस पूरी की पूरी सेम है। डायग्राम सबको समझ में आया। बेसिक कंपोनेंट देखो यहाँ पे है फीड पंप, फिर है ये हीट एडिशन डिवाइस यानी कि बॉयलर, क्योंकि ये कौन सा ये है, स्टीम टरबाइन, फिर बॉयलर से स्टीम टरबाइन से कहा जाएगा कंडेंसर में, कंडेंसर के बाद उन्होंने कूलिंग टावर लगाया। कूलिंग टावर क्यों लगाएंगे, अगर हमें एयर कूलिंग करना है कूलिंग टावर लगाएंगे, और मोस्टली पावर प्लांट में हम बहुत ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करते हैं तो कूलिंग टावर ही यूज करते हैं। फिर वो फीड पंप प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन आपको थर्मल पावर प्लांट की डायग्राम निकालनी है, यही डायग्राम निकालो। और अब ये जो पार्ट है ना, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करो। ये जो पूरा बॉयलर दिया है ना,
उस बॉयलर के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा ये तो बाकी कंपोनेंट्स तो आप लिख लोगे क्योंकि सबको सेम है, तो इसके बारे में ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, बेसिक कंपोनेंट्स में आपको बोल दिया है। तो यहाँ पे देखो आपको फर्नेस, अब हीट ट्रांसफर करनी है तो हमें हीट क्रिएट करनी पड़ेगी। अब हीट क्रिएट करनी है तो हमें फ्यूल लगेगा, उसको फ्यूल सप्लाई करना पड़ेगा। फिर अब उस फ्यूल में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। उस केमिकल एनर्जी को अगर मैं फ्यूल को बर्न करूंगा तो वो क्या होगा? उसका केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन होगा हीट एनर्जी में, तो उसके लिए कोई जगह लगेगी, दैट स्पेस इज नोन एज यूर फर्नेस। तो यहाँ पे क्या होगा? फ्यूल और एयर दोनों मिल जाएंगे, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी और यहाँ पे क्या होगा? जो फ्यूल है उसका कन्वर्जन होगा हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी यानी कि जो भी फ्लू गैसेस होगी उसमें उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बर्न होने के बाद ऑब्वियसली उस फ्लू गैसेस का टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो उस टेम्परेचर हम सप्लाई करेंगे ये टरबाइन से। ठीक है, तो फर्नेस क्यों लगता है समझ में आया? ठीक है, दूसरी बात एयर कूलिंग है। तो अब देखो समर में और आप विंटर में देखें तो विंटर में कोई भी चीज़ बर्न करनी है तो उसको ज़्यादा समय लगता है स्टार्टिंग होने के लिए या फिर कंटिन्यूस बर्निंग होने के लिए। और समर की बात करें तो समर में क्या होता है? जल्दी बर्न होता है ना, क्योंकि ऑलरेडी सराउंडिंग टेम्परेचर अच्छा खासा होता है। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ करने के लिए यानी कि हमें एयर का जो टेम्परेचर है वो पहले ही बढ़ाना है, उसलिए यहाँ पे लगाया एयर प्री हीटर। सिमिलरली ये पंप से जाने के बाद तो हम वैसे भी देखो ये फ्लू गैसेस जब ये वाटर ट्यूब से सप्लाई होगी तो उसके बाद वो फ्लू गैसेस वेस्ट ही होने वाली है। तो उन्होंने क्या किया? एक और ट्यूब का सेटअप लगाया जहां से एयर आ रहा है, प्री हीट हो रहा है, और वो हीटेड एयर हम फर्नेस को सप्लाई कर रहे हैं क्योंकि बर्निंग इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये भी इकोनोमाइजर। तो इकोनोमाइजर का मेन कंसर्न क्या है कि भाई जो फीड वाटर है उसको एक्चुअल वाटर ट्यूब मतलब एक्चुअल बॉयलर को सप्लाई करने से पहले थोड़ा बहुत हीट करना है। अब जो फ्लू गैसेस वेस्ट हो रही है उन्हीं फ्लू गैसेस को यूज करके उसको हीट करना है। ये कंपोनेंट को डीप में आपको नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो कंपोनेंट्स है यानी कि एयर प्री हीटर, देन इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, these components are used to increase the efficiency of boiler। ठीक है, समझ में आया थर्मल पावर प्लांट। अब ये इसमें भी देखो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको पूछेंगे, तो एडवांटेजेस याद कैसे करनी है, डिसएडवांटेजेस है या एडवांटेज है क्या, कैसे थोड़ा बहुत रिमाइंड करना है। अब देखो इसमें फ्यूल बर्न होने वाला है तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा सेटअप स्टार्ट होने में। फ्यूल पहले बर्न होगा, फिर थोड़ा एक बार प्रोसेस में आ गया तो ठीक है, लेकिन प्रोसेस में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं इसका डिसएडवांटेज बोल दूं कि स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग इज रिक्वायर्स मोर टाइम। दूसरा डिसएडवांटेज मैं बोलूं तो यहाँ पे हम फ्यूल का यूज करेंगे, कोल यूज करेंगे, यानी कि फ्यूल लगेगा कोई ना कोई। तो आपको पता है ये सब जो भी कन्वेंशनल फ्लूइड्स है या फिर कन्वेंशनल फ्यूल्स है या फिर एनर्जी सोर्सेस है, उनको क्या लगता है? वो पोल्यूशन करते हैं, तो ये भी पोल्यूशन करेगा, डिसएडवांटेज हुआ। फिर तीसरा देखें तो तीसरा क्या होगा? देखो इसमें आपको क्या लग रहा है, जब आप एक कागज को भी बर्न करते हो या जलाते हो तो उससे भी कोई ना कुछ ऐश प्रोड्यूस होती है, यानी कि जो बर्न होने के बाद जो बाकी बचता है उसको हम बोलते हैं ऐश। कुछ ना कुछ ऐश रहती है ना, सेम उसी तरह ये तो मेगावाट्स में पावर जनरेट करने वाला पावर प्लांट है। तो इसमें जो ऐश प्रोड्यूस होगा जब कोल बर्न करेंगे तो वो ऐश बहुत ज़्यादा होगा, तो उसका डिपोजिशन करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होगा। तो यहाँ पे उसका वो भी एक प्रॉब्लम आएगा, बराबर है। फिर अब फोर्थ पॉइंट देखो, एडवांटेज की बात करें तो इसका एडवांटेज क्या होगा? देखो अभी तो कन्वेंशनल मैक्सिमम जो भी थर्मल पावर प्लांट्स है दे आर यूजिंग कोल एज अ फ्यूल, ठीक है। नेक्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट में देखो, यहाँ पे देखोगे कंपोनेंट कोई भी चेंज नहीं हुआ, बस एक कंपोनेंट चेंज हुआ है, हीट एडिशन डिवाइस। यहाँ पे क्या है? हीट एडिशन डिवाइस इज रिप्लेस बाय रेडिएटर। बाकी तो टरबाइन का आपको पता है, जनरेटर का आपको पता है, पहले ही वीडियो में जब बेसिक डायग्राम बताई तब भी बताया है। फिर फीड पंप का पता है, कंडेंसर का पता है। अब क्या बाकी है?
रेडिएटर। सिंपल है ना, पहले जो था बॉयलर था, अब क्या बॉयलर किससे रिप्लेस हुआ, रेडिएटर से। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपको पता है क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है ना, तो क्या होगा, रिएक्शन, वो भी एक रिएक्शन है। और मोस्टली वी आर यूजिंग न्यूक्लियर फ्यूल एज अ यूरेनियम, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, रिएक्शन, चेन रिएक्शन चलती रहती है और पावर प्रोड्यूस, और उस रिएक्शन में क्या होता है, हीट क्रिएट होती है और वही हीट हम यूज करते हैं पावर प्रोडक्शन के लिए, देन इट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब यहाँ पे डायग्राम देखो, ये देखो यहाँ पे क्या है, हीट एक्सचेंजर, यानी कि जो भी हीट ये कूलेंट एक्सट्रैक्ट करेगा ये न्यूक्लियर रिएक्टर से, वो हम सप्लाई करेंगे किसको, वाटर को। बेसिक कंपोनेंट ये वाटर है, वाटर का फिर स्टीम में कन्वर्जन होगा, फिर ये स्टीम टरबाइन दूसरा बेसिक कंपोनेंट आया, फिर कंडेंसर तीसरा कंपोनेंट आया, और फिर फीड पंप। तो ये वाला पार्ट तो आपको पता है। अब आपको बस पता नहीं है वो क्या चीज है, ये इधर वाला पार्ट, बराबर है ना। अब इधर वाले पार्ट पे डिस्कस करते हैं। देखो ये डायग्राम आपको, अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट बोला है तो ये राइट साइड वाली जो डायग्राम है वो तो आपको समझ में आ रही है। अब आपको प्रॉब्लम है लेफ्ट साइड वाले डायग्राम से। तो लेफ्ट साइड में देखो क्या है, एक्सटर्नल शेल्ड है। एक्सटर्नल शेल्ड किस लिए जरूरी है, देखो न्यूक्लियर रिएक्शन अगर सराउंडिंग में कर दे तो वो क्या होगा, वहां का जो भी इन्वायरमेंट है वो न्यूक्लियर रेडिएशन से क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। तो हमें उसके लिए एक अच्छे खासा शेल्ड चाहिए, तो यहाँ पे है एक्सटर्नल शेड। और पूरा जो है उसको हम बोलते हैं, जो पूरा ये जो पूरा है ना यहाँ से यहाँ तक, दिस इज नथिंग बट द न्यूक्लियर रिएक्टर। उसके अंदर है फ्यूल रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स और मॉडरेटर्स। तो फ्यूल रॉड्स क्या करते हैं, बर्निंग होती है, यानी कि फ्यूल रॉड में रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है। फिर क्या होता है, मॉडरेटर और कंट्रोल रॉड्स। तो मॉडरेटर्स क्या करते हैं, इट विल स्लो डाउन द प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो जो भी प्रोसेस हो रहा है ना, यानी कि फ्यूल रॉड में जो रिएक्शंस हो रही है इसमें थोड़ा सा समय लगाएगा या फिर स्लो प्रोसेस करेगा। कंट्रोल रॉड जो है ना, अब ये जो कंफ्यूज मत होना है, ये मॉडरेटर और कंट्रोल रॉड में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। कंट्रोल रॉड आर यूज टू एब्जॉर्ब द न्यूक्लियस, ठीक है। कंट्रोल रॉड एब्जॉर्ब करते हैं न्यूक्लिया को, बट मॉडरेटर्स एब्जॉर्ब नहीं करते। मॉडरेटर जस्ट स्लो डाउन द प्रोसेस, क्योंकि देखो यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा ना, यहाँ से न्यूट्रॉन को यहाँ तक, या फिर मैं बोल दूं कि यहाँ पे शिफ्ट होना है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा मूव होने के लिए। और कंट्रोल रॉड क्या करेगा, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या ज़्यादा बने हैं तो उनको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और प्रोसेस को थोड़ा धीमे करेगा। मॉडरेटर का काम भी धीमे करना ही है प्रोसेस को, लेकिन मॉडरेटर्स कोई भी न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे अगर रिएक्शन होगा तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी, वो हीट, बट हमें न्यूक्लियर रिएक्टर का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, तो हमें क्या, किसकी जरूरत होगी, कूलेंट की जरूरत होगी। ये देखो कूलेंट, फिर ये कूलेंट क्या करेगा, कूलिंग करेगा ये न्यूक्लियर रिएक्टर की। अब ये कूलेंट न्यूक्लियर रिएक्टर की कूलिंग करेगा। जनरली वी आर यूजिंग हेवी वाटर फॉर कूलिंग पर्पज। फिर ये कूलिंग वाटर में हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो ये कूलिंग वाटर हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो वही हीट हम यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में क्या करेंगे, ये जो हीट है ना उसको सप्लाई करेंगे किसको, ये जो हमारा वाटर आ रहा है ना, यहाँ से जो अपना वाटर आ रहा है उसको, हाई प्रेशर वाटर आएगा, उसको हम ये हीट सप्लाई करेंगे और उसका कन्वर्जन करेंगे स्टीम में। तो समझ में आया न्यूक्लियर रिएक्टर का। अब यहाँ पे भी देखो न्यूक्लियर रिएक्शन क्विक होती है, तो ये कंपेयर टू द थर्मल पावर प्लांट ये क्या होगा, फास्ट वर्किंग स्टार्ट होगा, या फिर क्लोजिंग भी करना है तो फास्ट होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे भी हम फ्यूल कौन सा यूज कर रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूल यूज कर रहे हैं ना, तो क्या होगा यहाँ पे, इसका भी हैंडलिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, डिसएडवांटेज होगा। कंपैरिजन करना है आपको थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट में, और बताना है कि किसका क्या एडवांटेज होगा। अब देखो कन्वेंशनल फ्यूल है या फिर नॉन कन्वेंशनल फ्यूल है, इससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये पोल्यूटेंट है या पोल्यूशन फ्री है। ये बस कंपेरेटिव एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को याद रखने हैं,
ठीक है। नेक्स्ट देखिए सोलर पावर प्लांट। बस जो हीट एडिशन डिवाइस था वो किससे रिप्लेस हुआ, सोलर कलेक्टर से। तो सोलर कलेक्टर क्या करेगा, heat, it collects the heat energy, and this heat energy will be supplied to the water which is flowing inside this solar collectors और कलेक्टर प्लेट्स। तो सोलर एनर्जी क्या होती है, जो भी रेडिएशंस आते हैं सन से, वही रेडिएशन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो हमें अर्थ पे मिलती है, दैट इज नथिंग बट द सोलर एनर्जी। तो यहाँ पे सोलर कलेक्टर्स क्या करेंगे, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। फिर वो एनर्जी कहाँ पे जाएगी, इंसुलेटिंग स्टोरेज टैंक में। तो वाटर कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा। जो हमने तो जनरली हमें जो पता है वो एक ही है, हम जो घर पे हमारे घर पे छत पे लगाते हैं ना सोलर हीटर, वो तो पता है। सेम वही होगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जो भी वाटर होगा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर वही इंसुलेटिंग सिलेंडर के अंदर है, इंसुलेटिंग प्रेशर वेसल के अंदर है, तो वो हीट रिजेक्ट नहीं करेगा। फिर वही सप्लाई करेंगे हम यहाँ पे किसको, हीट एक्सचेंजर को, और हीट एक्सचेंजर ट्रांसफर्स दिस हीट टू द वाटर विच वी कलेक्ट फ्रॉम द पंप। फिर पंप से जाएगा हीट एक्सचेंजर से, यहाँ पे होगा उसका कन्वर्जन किसमें, स्टीम में। वही स्टीम हम टरबाइन को सप्लाई करेंगे। टरबाइन कन्वर्ट्स दिस स्टीम एनर्जी steam into wet steam and absorb some amount of steam energy and convert this steam energy into mechanical। फिर वो मैकेनिकल किसको जाएगी, जनरेटर को, जनरेटर विल जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर वो वेट स्टीम को हमें पूरी की पूरी वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हुआ, सोलर कलेक्टर प्लेट्स आ गई, फिर वाटर आ गया अलग से, क्योंकि वो वाटर हम क्या करेंगे, दोबारा से यूज करेंगे, इंसुलेटिंग टैंक आ गया। फिर नेक्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट। तो जियोथर्मल पावर प्लांट में क्या आता है, जियोथर्मल एनर्जी को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। बस बाकी के सब कंपोनेंट सेम है, बराबर है ना। देखो बस यहाँ पे आ गया हीट एडिशन डिवाइस एज अ जियोथर्मल एनर्जी। तो यहाँ पे देखो जियोथर्मल एनर्जी, ये क्या है, वेल है। वेल से क्या करेंगे हम, जियोथर्मल फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर जियोथर्मल पावर प्लांट के लिए जियोथर्मल एनर्जी तो अराउंड 80 किलोमीटर्स बिलो द अर्थ सरफेस मिलती है, बराबर है, मुझे भी पता है। लेकिन कुछ लोकेशंस ऐसे हैं कि जहाँ पे 300 मीटर पे भी जाओगे ना तो भी आपको जियोथर्मल फील्ड्स मिलती है या फिर जियोथर्मल फ्लूइड मिलता है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक जियोथर्मल फील्ड्स है और वही हम जियोथर्मल पावर प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर जहाँ पे ज़्यादा है, अब यहाँ इसमें देखो जियोथर्मल जोन होना जरूरी है नियर टू द अर्थ सरफेस, यानी कि 3 किलोमीटर के अराउंड भी होता है, कहीं कहीं पे 300 मीटर से 3 किलोमीटर के अराउंड जो क्या बोलते हैं जियोथर्मल फ्लूइड मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे होगा फर्स्ट प्राइमरी हीट एक्सचेंजर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमने फ्यूल लिया है, फ्लूइड लिया है जियोथर्मल फील्ड से, उस फ्लूइड से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे हीट। अब देखो ये रीजनरेटर दिया है, आप बोलोगे भाई ये क्या अलग ही चीज़ है। यहाँ पे पंप है, ठीक है, पंप का तो कोई इशू नहीं है, कंडेंसर भी है, टरबाइन भी है। ये हीट एक्सचेंजर इज नथिंग बट सिंपली हीट एडिशन डिवाइस, ये भी है, बराबर है ना, ये हीट एडिशन डिवाइस भी है ना। बट ये क्या नया कंपोनेंट आ गया, जनरेटर। तो जनरेटर दिखाओ नहीं दिखाओ कोई दिक्कत नहीं, आपके किसी बुक में दिया होगा, किसी बुक में नहीं दिया होगा, तो ये जनरेटर आपको निकालना नहीं है। सीधा सीधा यहाँ से लेके जाओ यहाँ पे कंडेंसर को, फिर कंडेंसर से आयो पंप से लेके जाओ हीट एक्सचेंजर को। ये जनरेटर निकालने की ज़रूरत है क्या, नहीं। रीजनरेटर्स आर यूज, नॉट अ जनरेटर, सॉरी, रीजनरेटर्स। तो रीजनरेटर्स किस लिए यूज करते हैं, दे आर यूज टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ पावर प्लांट। तो इसके अभी आपको ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर में हो तो ये रीजनरेटर आपको कहीं पूछा नहीं जाएगा, आपको बेसिक कंपोनेंट है, बस यहाँ पे जियोथर्मल फील्ड आ गई और ये हीट एक्सचेंजर ऐड हुआ। तो ये हीट एक्सचेंजर से क्या होगा, ये जियोथर्मल फ्लूइड जो है उससे हम हीट
एक्सट्रैक्ट करेंगे किसको, हाई प्रेशर, जो हाई प्रेशर वाटर आ रहा है उसको सप्लाई करेंगे, फिर उसका कन्वर्जन होगा किसमें, हाई प्रेशर स्टीम में। बाकी की प्रोसेस तो आपको पता है। अब देखो जियोथर्मल फ्लूइड को हमने एक्सट्रैक्ट किया है तो हमें वैसे ही छोड़ नहीं सकते हैं, तो उसको फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, जियोथर्मल जोन में री इंजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस कुछ है क्या, कुछ नहीं, बेसिक 4 कंपोनेंट्स तो सेम है। जियो एक कहीं पे जियोथर्मल फील्ड यूज की है, कहीं पे बॉयलर यूज किया है, कहीं पे न्यूक्लियर रिएक्टर यूज किया है और कहीं पे सोलर कलेक्टर यूज किया है। चारों पावर प्लांट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है, सिंपल है, समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया दोबारा से वीडियो देखो, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू for your support, and if you like the video you can share it with the others. Thank you.